जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि डीबीपीएसटी की कार्रवाई करने के लिए कुल कितनी चयन समिति का गठन किया जाता है, इस चयन समिति में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, डीबीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड कब तक मिल सकते हैं और डीबीपीएसटी में आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, डीबीपीएसटी में जो अभ्यर्थी अब्सेंट हो जाते हैं उनका क्या होगा, डीबीपीएसटी में जो बच्चे असफल होते हैं उनको क्या करना चाहिए। इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को आप जाकर देख लेना, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीबीपीएसटी का प्रोसेस कैसे होता है, डीबीपीएसटी में कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं उनका क्या होगा, जो बच्चे असफल होंगे उन बच्चों का क्या होगा, और डीबीपीएसटी में किन रीजन की वजह से बच्चे असफल होते हैं, बायोमेट्रिक और फोटो का मिलान ना होने पर क्या होगा, जन्म तिथि में ओवर एज होने पर क्या होगा। इन सब के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपकी डीबीपीएसटी की डेट कंफर्म हो जाएगी और आप डीबीपीएसटी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, तो उस समय आपको प्रातः 8 बजे डीबीपीएसटी सेंटर पर पहुंचना होगा। सबसे पहले आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक चेक की जाएगी, उसके बाद फ़ोटो चेक किया जाएगा और बायोमेट्रिक और फ़ोटो चेक होने पर आपकी 10 उंगलियों के फिंगर लगाए जाएंगे और ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको शारीरिक मानक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अगर आपका बायोमेट्रिक और फोटो का मैच नहीं हो पाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का मिलान कई बार किया जाता है और इसके बाद भी मिलान नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रकरणों को भर्ती बोर्ड के लिए रेफर किया जाता है। भर्ती बोर्ड इन सभी प्रकरणों को बारीकी से चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो बायोमेट्रिक और फोटो का मिलान हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट फर्जी है तो वहीं पर वो पकड़ा जाएगा और उसे डीबीपीएसटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब आपने आवेदन किया था उस समय आपने अपने हाई स्कूल है, इंटर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है या भूतपूर्व सैनिक के उनके प्रमाण पत्र, ये सब चेक किए जाएंगे और चेक किए जाने पर अगर सही पाए जाते हैं तो इन सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। अगर ये बच्चे शारीरिक मानक परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो इनकी रनिंग कराई जाएगी। इस प्रकार आपका प्रोसेस रहेगा। डीबीपीएसटी में कुछ अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी असफल होता है तो उस अभ्यर्थी को परिणाम से अवगत कराया जाएगा कि आप इस रीजन की वजह से असफल हुए हो। अगर अभ्यर्थी परिणाम से असंतुष्ट है तो वह अभ्यर्थी अपील कर सकता है, आपत्ति कर सकता है। भर्ती बोर्ड की तरफ से एक प्रारूप निर्धारित किया गया है और उसको अभ्यर्थी फिल करके सेकंड चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सेकंड चयन समिति आपका पुनः परीक्षण करेगी। परीक्षण के उपरांत जो भी परिणाम आएगा आपको अवगत कराया जाएगा और आपसे नोट कराया जाएगा कि मैं परिणाम से अवगत हुआ और आपके हस्ताक्षर कराए जाएंगे और नीचे आपकी डेट अंकित कराई जाएगी। तो जो बच्चे असफल हो जाएंगे उनको दोबारा मौका मिल सकता है आपत्ति प्रस्तुत करने का। अगर आपको लगता है कि मेरे आपत्ति करने से मेरे चांस बनते हैं तो आप अपील जरूर करें। अगर आपको मालूम है, कंफर्म है कि अपील करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा तो फिर अपील करने का कोई फायदा नहीं है। डीबीपीएसटी में बायोमेट्रिक का मिलान कैसे किया जाएगा? तो जब आप डीबीपीएसटी सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी और बायोमेट्रिक करने के बाद जब आपकी रिटन एग्जाम हुआ था और उस समय आपका बायोमेट्रिक हुआ था तो डीबीपीएसटी में किए गए बायोमेट्रिक और रिटन एग्जाम में किया गया बायोमेट्रिक का दोनों का मिलान किया जाएगा। अगर वो सेम पाए जाते हैं तो ठीक है, अगर डिफरेंस पाया जाता है तो फिर आपको अलग कर दिया जाएगा। इससे यह क्लियर होगा कि एग्जाम देने वाला व्यक्ति ही डीबीपीएसटी में उपस्थित हुआ है। अगर डिफरेंस होता है तो इसका मतलब यह है कि डीबीपीएसटी में दूसरा व्यक्ति आया है और एग्जाम देने वाला दूसरा व्यक्ति है। इसलिए दोनों जगहों का
बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक सही पाई जाती है तो आपके फ़ोटो का मैच किया जाएगा। अगर फ़ोटो मैच हो जाते हैं तो आपकी 10 उंगलियों के फिंगर जो हैं ये लगवाए जाएंगे। अगर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का मिलान कई बार किया जाता है और फिर भी बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रकरणों को भर्ती बोर्ड के लिए रेफर कर दिया जाता है और भर्ती बोर्ड चेक करते हैं कि कोई टेक्निकल कमी के कारण तो मैच नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी कोई कमी आती है तो उनका मैच हो जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी है तो उसका तो मिलान होने वाला नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। डीबीपीएसटी में हाई स्कूल का अंक पत्र चेक किया जाएगा और जब आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया था और उस समय आपने अपना नाम और पिता का नाम फिल किया था तो नाम पिता का नाम आपके हाई स्कूल में अंकित नाम पिता के नाम से मैच किया जाएगा। अगर नाम में मामूली सी स्पेलिंग भिन्नता पाई जाती है तो आपसे एक शपथ पत्र लेके उसको संशोधित कर दिया जाएगा। अगर नाम में डिफरेंस पाया जाता है तो फिर आपको असफल घोषित किया जाएगा। डीबीपीएसटी में आपकी डेट ऑफ बर्थ का मिलान किया जाएगा। जब आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया था उस समय आपने अपनी जन्म तिथि फिल की थी तो उस जन्म तिथि का मिलान आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित डेट ऑफ बर्थ से किया जाएगा। अगर आपने गलत जन्म तिथि फिल कर दी है तो आपका संशोधन करा दिया जाएगा। इसके लिए आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाएगा। अगर आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ गलत पाई जाती है तो फिर उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज चेक की जाएगी। एज चेक करने के बाद आपकी कैटेगरी देखी जाएगी कि जिस कैटेगरी में आपने आवेदन सबमिट किया है उस कैटेगरी के हिसाब से आप एज कंप्लीट कर रहे हो या ओवर एज हो रहे हो। अगर आप उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ओवर एज हो रहे हो तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। डीबीपीएसटी में सभी बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। जब आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया था उस समय आपने अपना एड्रेस फिल किया था तो जो एड्रेस आपने ऑनलाइन फिल किया था उसका मिलान आपके मूल निवास प्रमाण पत्र से किया जाएगा। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की अवधि का होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तब भी वैलिड नहीं है, अगर उसके बाद का है तब भी वैलिड नहीं है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है या खो गया है या टाइम से आप बनवा नहीं पाए हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल की कैटेगरी के अनुसार आपकी फिर एज चेक की जाएगी। अगर जनरल की एज में आप फाइट कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप जनरल में ओवर एज हो जाते हो तो फिर आपको असफल घोषित किया जाएगा। लंबवत और क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अदर स्टेट के जनपद के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ सेवारत कर्मियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया होगा, चाहे वो सैन्य सेवा में हो या फिर वो पुलिस सेवा में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया होगा तो वो सभी अपना सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एनओसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट किया होगा तो उनके प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर उनका मूल प्रमाण पत्र सही पाया जाता है और मान्य पाया जाता है तो उनको एज में छूट मिल जाएगी। एज में छूट आपको या तो सेवा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी या फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी। ठीक है, अगर आपका प्रमाण पत्र मान्य है या आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में आपकी एज काउंट होगी। डीबीपीएसटी में जाति प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। जिन बच्चों ने ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय सबमिट किए होंगे तो उन सब के
कास्ट सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। अगर इनके कास्ट सर्टिफिकेट भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में हैं और वैलिड डेट के हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 23 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक के अवधि के हैं, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएंगे। अगर 1 अप्रैल से पहले का है या फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, या फिर अमान्य है या निर्धारित प्रारूप में नहीं है प्रमाण पत्र, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जनरल में काउंट किया जाएगा। और जनरल में काउंट करने पर उनकी एज चेक की जाएगी कि जनरल कैटेगरी में वो एज को फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एज उनकी पूरी हो रही है तो ठीक है, अगर एज में ओवर एज हो जा रहे हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। डीबीपीएसटी में सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स में सफल हो जाएंगे उनकी हाइट चेक की जाएगी और चेस्ट नापा जाएगा। डीबीपीएसटी में आपकी हाइट चेक की जाएगी, हाइट आपकी कैटेगरी वाइज चेक की जाएगी। जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, इन कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 168 होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनकी हाइट 160 होनी चाहिए। अगर इसमें 1 पॉइंट भी कम होती है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। डीबीपीएसटी में आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, तो जनरल, ओबीसी, एससी का जो मिनिमम चेस्ट होगा वो 79 होना चाहिए, इसमें 1 पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए। और एसटी में, अनुसूचित जाति में यानी कि जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर भी या 1 पॉइंट भी कम पाया जाता है तो आपको सीने में असफल घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, मिनिमम सीना होने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सीना नाप कराते समय अपना सीना ऑलरेडी फुला के रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब उनसे सीना फुलाने के लिए कहा जाता है तो वो बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपकी सीने की माप हो तो आपको नॉर्मल साधारण अवस्था में खड़े रहना है। और आपका अगर 79 सीना होता है तो ठीक है, ये जनरल ओबीसी के लिए है, एससी के लिए हो। अगर एसटी में हो आपका सीना 77 होना चाहिए। इसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। तो अगर आपका सीना अभी कम है, अभी आपके पास टाइम भी है, तो आप सीने की एक्सरसाइज करके मिनिमम अपना सीना पूरा कर लीजिए। इसके बाद अपना सीना फुलाव करने की, जो फुलाते हैं 5 सेंटीमीटर, उसकी भी एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपको डीबीपीएसटी में बाहर ना होना पड़े। डीबीपीएसटी में महिला अभ्यर्थियों की हाइट चेक होगी, तो जनरल, ओबीसी, एससी की जो मिनिमम हाइट है वो 152 होनी चाहिए, इसमें 1 पॉइंट भी कम नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी महिला अभ्यर्थियों की हाइट 147 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 1 भी पॉइंट कम है तो आपको हाइट में असफल घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे मैक्सिमम हो तो चल जाएगा, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वजन आपका कम है तो थोड़ा सा खा पी के वजन आप बढ़ा लीजिए। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स में सफल हो जाएंगे और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल हो जाएंगे उन सभी बच्चों की रनिंग कराई जाएगी। तो जो रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट की वो 4800 मीटर की है और ये 25 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप 25 मिनट 1 सेकंड या 2 सेकंड में पूरी करते हो तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। इसलिए आपको 25 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट में 2400 मीटर की रनिंग होगी और ये आपको 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप 14 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड में पूरी करते हो तो आपको रनिंग में असफल घोषित किया जाएगा। इसलिए आपको 14 मिनट के अंदर ही रनिंग आपको कंप्लीट करनी है। कुछ बच्चों ने अभी भी अपनी रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो रनिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग के लिए टाइम चाहिए, स्पीड के लिए टाइम चाहिए,
शुरू में जब आप रनिंग करोगे पैरों में दर्द होंगे, घुटनों में दर्द होंगे, पेट में भी दर्द होगा, सांस भी फूलेगी। तो इसको एडजस्ट होने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आपकी बॉडी हैबिट में आएगी और जब जाके आप रनिंग कर पाओगे। तो हल्की फुल्की रनिंग स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू रनिंग करते रहें, रनिंग के कारण आप फेल ना हो। साथियों, इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, जीमेल आईडी पे कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उन सबको भी पता चल जाए कि DBPST में क्या होता है, ताकि आप प्रिपेयर रहें और जो गलती हो सकती हैं DBPST में उन गलतियों से हम बच सकें। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।